इस्तेमाल के लिए असलहे की फराहमी कर रहा है। सिफारती अमले के इनखला के नाम पर 2 भारतीय 17 तैयारे बज़ाहिर अमले को लेने अफगानिस्तान पहुंचे, लेकिन दोनों तैयारे असलहे से भरे हुए थे। इसी वाले से मालूमात लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन हैदर, क्या मालूमात सामने? 2 तैयारे जो आए असलहे से भरे हुए थे, कितना असलहा था इसमें? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से अफगानिस्तान में जो डबल गेम खेली जा रही है अब वो बेनकाब हो गई है। आपको पता होगा कि दोहा में भी जो भारतीय वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने तालिबान क़यादत से भी मुलाकात की थी। मगर दूसरी तरफ भारत ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है अब खदशा है कि खून ज़्यादा बहेगा और वहाँ से अपने सफारतखाने बंद करके अपना जो सफारती अमला है उनको वापस भिजवा रहा है। मगर इसकी आड़ में ये इंकशाफ हुआ है कि भारत दरअसल अशरफ गनी को सपोर्ट देने के लिए तालिबान के खिलाफ खुलकर सामने आया है और असले से भरे जो जहाज हैं वो भिजवाए जा रहे हैं। भारत इस वक्त जो है वो कंधार के करीब, अगर हम बात करें कि कंधार के करीब भी 10 तारीख को एक जहाज ने लैंड किया जिसमें 40 टन 122 mm की गोलियां थी, 40 टन वो थी। इसी तरह 11 जुलाई को भी 40 टन गोलियां और पहुंचाई गई हैं। और जो ये स्पेस यूज कर रहे हैं वो काबुल से उत्तर प्रदेश भी है, फिर चंडीगढ़ भी है, जयपुर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उनको भी भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। और आमतौर पर ये होता है कि जो इनका एयरफोर्स का जहाज है C-17, अगर ये जब टेक ऑफ करने लगता है तो उससे पहले जब इमिग्रेशन होती है, अमले का भी मौजूद होता है, मुसाफिरों का भी पता होता है, इमिग्रेशन होती है। मगर लैंड करने से पहले या टेक ऑफ करने से पहले भी किसी को जहाज जिन्होंने लैंड किया है उसमें उन्होंने 40 टन जो है वो गोलियां थी। 2 दिन ये जहाज जो है भारतीय असला जो है वो वहाँ पे पहुँचाया जाता रहा है। और ज़राए का ये कहना है कि दरअसल ये असला जो है वो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है और अशरफ गनी को, हुकूमत को ये फराम किया जा रहा है। और खुफिया तौर पे जो अफगान क़यादत है उसके दरमियान और भारत की क़यादत के दरमियान ये मामला तय पाया है कि खुफिया तौर पर भारत की जानिब से सपोर्ट की जाएगी ताकि तालिबान के खिलाफ एक लंबी जो लड़ाई है वो की जा सके। असल में भारत जो है तालिबान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है और इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि भारतीय एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो असले से भर के अफगानिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। तासुर ये दिया जा रहा है कि जो भारतीय अमला है उनको वापस भिजवाया जा रहा है। अगर हम बात करें कंधार की तो फुटेज भी सामने आई थी कि जी कंधार में जो भारतीय कौंसल खाना था उसको बंद कर दिया गया और वहाँ से जो सफारती अमला है उसको भिजवाया जा रहा है। मगर उसके साथ ये हो रहा है जो जहाज वहाँ अफगानिस्तान जा रहे हैं वो भारत से भारी असला लेकर वहाँ पहुँचते हैं और अफगानिस्तान हुकूमत के उनको हवाले किया जा रहा है, अफगानिस्तान फौज के हवाले किया जा रहा है। और इस हवाले से रा और NDS जो है वो मुसलसल राब्ते में है और कोशिश की जा रही है कि जितना से ज़्यादा जो असला है वो भारत की जानिब से अफगानिस्तान फौज को फराहम किया जा सके। ठीक है, जुल्करनैन हमारे साथ रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अरशद शरीफ साहब, ये कहिएगा भारत का ये रवैया कि अफगानिस्तान में डबल गेम खेल रहा है अब तो बेनकाब हो गया। एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान के साथ, दूसरी जानिब उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश, ये सारी सिचुएशन सामने है। जी बिल्कुल, और आपने जो सवाल जिस तरह से फ्रेज किया है कि भारत डबल गेम्स खेल रहा है, तालिबान की पीठ में छुरा घोंपा, ना सिर्फ ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और अमेरिका को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस तरह भारत इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत को बज़ाहिर असला फराहम कर रहा है, तो डेवलपमेंट के नाम पे काबुल में जब वो लोग आए, अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगह कहा कि जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो जो इंस्टेबिलिटी पिछले 20 साल रही है अफगानिस्तान में, मुख्तलिफ ग्रुप्स को भी क्या इन्होंने असला फराहम किया और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रखने के लिए भारत का किरदार क्या है। और जितनी टेक्नोलॉजी US के पास मौजूद है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के पास मौजूद है, अगर सिर्फ उन्हीं सेटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस करें तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि मुख्तलिफ वॉरलॉर्ड्स को भी भारत असला फराहम करता रहे जो कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस के खिलाफ बाकायदा तौर पे लड़ते रहे हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान में भारत बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि अमन कायम हो किसी तरह से भी। अगर वहाँ पे अमन कायम होता है तो पाकिस्तान जिन ट्रेड रूट्स की बात करता है, सेंट्रल एशिया की जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है
रशिया के साथ भी हमारे गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स पर बातचीत हो रही है, डिफरेंट कॉपरेशन। तो वो सारी चीज़ें अगर सेबोटाज करनी है तो वो इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान के ज़रिए से करनी है। और जिस तरह जुल्करनैन ने आपको बताया कि मुख्तलिफ अब अटैक हुई है मूवमेंट, और पूरी दुनिया को ये इंप्रेशन भारत दे रहा था कि जी हमारे काउंसलेट्स अब बंद हो गए हैं और हम अपने स्टाफ जो है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें स्टाफ में कितने रॉ के ऑफिशियल थे, कितने इस तरह के लोग थे जो कि इंडियन मिलिटेंट्स थे, क्योंकि जो दाइश का क़याम हुआ है अफगानिस्तान में और वहाँ पे बहुत सारे जो लोग पकड़े गए थे उनके कनेक्शंस बाकायदा तौर से भारत से निकलते थे। तो क्या डेवलपमेंट के नाम पे जब इस तरह से भारत से जहाज यहाँ पे आते थे तो उनमें मिलिटेंट्स को यहाँ पे रखा जाता था, जिसमें कि इंडियन मिलिट्री के सर्विंग ऑफिशियल्स और कमांडोज भी बाकायदा तौर पे लड़ते रहे नेटो के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स के ग्रुप्स में शामिल होके, दाइश में शामिल होके, और बहुत से लोगों के कनेक्शन इंडियन सिटीज में मिले थे। तो अब जो चीजें सामने आई हैं कि जिस तरह अमेरिका और नेटो फोर्सेज ने विड्रॉ किया है, भारत फिर से हमारे सामने नजर आ गया कि ना C-17 ग्लोब मास्टर उनका जो है वो वहाँ पे जा रहे हैं और असला ड्रॉप कर रहे हैं। अब वो आर्मर्ड व्हीकल्स उसने कितने दिए हैं, टैंक्स कितने दिए हैं, किस किस ग्रुप को दिए हैं, वेपन्स कौन कौन से उन्होंने फ्राहम किए हैं और अपने कौन कौन से लोग वहाँ से विड्रॉ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिलिटेंट्स हैं जो कि वहाँ पे लड़ते रहे उनको अब अपना ऑफिशियल्स कह के वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, रॉ के ऑफिशियल्स को। उनके फौजी जो अफगानिस्तान में लड़ते रहे मुख्तलिफ रूप धार के, कभी दाइश का, कभी किसी और टेरर ऑर्गेनाइजेशन का, 8 मुख्तलिफ टेरर ग्रुप्स वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या ये सारी इंस्टेबिलिटी जो है भारत वहाँ पे डेलिबरेटली क्रिएट कर रहा था और उन लोगों को अब वहाँ से निकाला जा रहा है कि जनाब अब तालिबान आ रहे हैं और उनका जितना गेम है वो एक्सपोज हो गया। और भारत की ये वाली कार्रवाई कि किसी मुल्क में इंस्टेबिलिटी फैलाना, ये पहली दफा इस तरह की कार्रवाई नहीं है। दहशतगर्दों का रूप ये हमेशा पहले भी धारते रहे और मुक्ति बाहिनी की जितनी मूवमेंट थी, नरेंद्र मोदी ने खुद एक्सेप्ट किया कि जनाब हमारे फौजी वहाँ पे मुक्ति बाहिनी का रूप धार के वहाँ पे लड़ते रहे। तो अफगानिस्तान में क्या अमेरिका और नेटो के खिलाफ और डिफरेंट वॉर लॉर्ड्स और टेरर ग्रुप जितने बने 2001 के बाद, तो क्या इंडियंस वो करते रहे? अब क्योंकि वहाँ पे वो उनके फंसने का खदशा है तो उनको रॉ ऑफिशियल्स करके, हमारे काउंसलेट ऑफिशियल्स करके वहाँ से निकाला जा रहा है। और जिस तरह जुल्करनैन ने बताया कि पैसेंजर्स के एक्चुअल नंबर्स भी नहीं दिए जा रहे कि कितनी तादाद में, अब एक C-17 में कितने लोग, कितने ऑफिशियल्स वहाँ से निकाले जा रहे और उनके नंबर्स नहीं दिए जा रहे, फ्लाइट मैनिफेस्ट नहीं शेयर किया जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यही हो सकती है कि जिस तरह मुक्ति बाहिनी का रूप धारा था, इसी तरह दहशतगर्द तंजीमों के अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी भारत क्रिएट करके पाकिस्तान को ब्लेम करता रहा कि जी यहाँ बेटा शूर है, ये तालिबान को सपोर्ट। और पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है कि, और इस दफ़ा हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम किसी के साथ नहीं है, ये अफगानिस्तान का इशू जो है बड़ा पीसफुली हल होना चाहिए। और इवन जब तालिबान बातचीत के लिए आमादा नहीं थे, अमेरिका ने पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की कि जनाब आप थोड़ा बहुत इन पे अगर कोई रोल अपना अदा कर सकते हैं। तो उसमें हमारे बाकायदा मिलिट्री कॉन्टेक्ट हुए, जनरल बाजवा साहब ने अमेरिकन ऑफिसर्स के साथ बातचीत की और हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिसी जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बताई है, बड़े वाज़ेह बताई गई थी। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, वहाँ पे हम अमन कायम करने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। जो इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट इस हवाले से CIA चीफ के विलियम बर्न्स के DGISI जनरल फैज के साथ जो राब्ते हुए, वहाँ ये चीज़ें वाजे की गई। लेकिन अब जो चीज़ पकड़ी गई है C-17 में, कंधार से और काबुल से दिल्ली की फ्लाइट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ और शहरों की फ्लाइट्स हो रही हैं, ये कौन लोग हैं? ये क्या उन मिलिटेंट्स को अपने ऑफिशियल्स कह के निकाल रहे हैं वहाँ से, जो कि अफगानिस्तान में इतना अर्सा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते रहे और इंडिया का जो लार्जेस्ट गेम था इस खित्ते में उसको प्रमोट करते रहे? मेरा ख्याल ये तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम लोगों को चेक किया जाए जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है, जो कि दाइश के मिलिटेंट्स का रूप धार के लड़ते रहे, जो कि अलकायदा के मिलिटेंट्स का रूप धार के लड़ते रहे। और ये इनकी एक डिक्लेयर्ड स्ट्रेटजी है जो कि मुक्ति बाहिनी की उनका वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट कर चुका है। जी ठीक है, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ रहेगा। हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया। हारिस नवाज साहब, जैसे अरशद शरीफ साहब ने भी हवाला दिया मुक्ति बाहिनी 1971 का हवाला दिया, जो किरदार अदा किया था उस वक्त, वैसा ही दोहरा किरदार इस वक्त भी भारत अदा कर रहा है। सर सवाल ये है, जैसे DGISPR ने गुज़श्ता रोज कहा था कि भारत को अपनी सरमाकारी अफगानिस्तान में डूबती नजर आ रही है, तो ये फ्रस्ट्रेशन है या फिर ये प्लानिंग का हिस्सा है, इसी तरह तैयारों के जरिए असलहा यहाँ उतारा जा रहा है? देखें, फ्रस्ट्रेशन भी है और सेकंड पाकिस्तान के डिस्टेबलिश करने का ये बहुत खतरनाक मंसूबा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उसके बाद अफगान गवर्नमेंट भी शामिल है और इंडिया शामिल है। ये मिल के प्लान करके खाना जंगी करवाना चाह रहे हैं ताकि जितना अफगानिस्तान खराब के हालात खराब होंगे, जितना अनस्टेबल होगा, जितनी वहाँ दहशतगर्दी होगी, उसे फॉलो
पाकिस्तान पर होंगे, पाकिस्तान भी फिर दोबारा दहशत गर्दी की लपेट में आ जाएगा। ये उनका डिजाइन है। अगर अमेरिका चाहता तो क्या इंडिया की और अमेरिका और अफगान दोनों की मजाल है कि वो उनको ये वेपन है मुझसे लाने दें? बल्कि मेरे ख्याल में जो अमेरिकन भी गए हैं वो जो इम्पोर्टेंट असला वो सारे यहाँ के नॉर्दर्न अलायंस को और मलेशिया को देकर गए हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए। और इंडिया के जो हाथ जा रहे हैं वो वेपन एमुनिशन लेकर आ रहे हैं और अपना जो ये दुम दबा के हमला भाग रहे हैं उसके साथ लेकर जा रहे हैं। ये उनका डिजाइन है। डिजाइन सिंपल सा है कि यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन करो, यहाँ के हालात खराब करो। आपने कल अशरफ गनी की स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उसने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर अफगान तालिबान को अपने अफगानिस्तान में मोहब्बत है तो वो ड्यूरल लाइन को कबूल नहीं करे, एक्सेप्ट नहीं करे, मतलब एक फेंस को तोड़ दिया जाए। ये वो इंस्टिगेशन उन्होंने की है। इसको शर्म भी नहीं आती है कि इतना पाकिस्तान में मदद भी मांगते हैं, पाकिस्तान की मिन्नत भी करते हैं और कि जी हमें अफगान तालिबान से बात कराओ, इंटर अफगान डायलॉग करो और फिर ये करते हैं। आई थिंक ये बड़ा खतरनाक खेल है पाकिस्तान के खिलाफ। और मुझे खुशी है कि तालिबान को इस दफा समझ आ गई है, अब उनको भी थोड़ी सियासत समझ आ गई है कि वो काबुल से 1-2 घंटे के फासले पे आके रुक गए हैं, वो यहाँ अटैक नहीं कर रहे। वो दोनों वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर अफगान गवर्नमेंट बैठ के तो मुज़ाकरात हो जाए, यहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड एक्टिव बैलेंस इंटरम गवर्नमेंट बन जाए ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि देखिए कि हमने कब्जा नहीं किया। और इलेक्शन में ज़ाहिर तालिबान की मेजोरिटी 40%, तो वो अपनी ज़ाहिर बैलेंस गवर्नमेंट बन जाएगी और हालात ठीक हो जाएंगे, जिसको दुनिया एक्सेप्ट भी करेगा, तो इकोनॉमिक एड भी देगी। ये है पाकिस्तान में कोई समझा रहा है, चाइना समझा रहा है, ईरान समझा रहा है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे तो हमारा सीपैक को बहुत बड़ा थ्रेट है। बलूचिस्तान में फिर सर्विस भी करते हैं, सेपरेटिस्ट की सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर रॉ बॉस ऑपरेट कर रही है। पहले DGI ने फॉरेन मिनिस्टर बातें भी की हैं। तो आई थिंक ये डिजाइन है जो पाकिस्तान की इसकी परेशान। फिर उसके साथ जो अफगान रेफ्यूजीज आएंगे वो बड़ा खतरनाक है। पहले ही हमने 30 लाख रखे हुए हैं, अगर और 10 लाख आ जाते हैं तो हमारे लिए उसमें उनके दहशतगर्द भी आएंगे, लोग भी आएंगे, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया दफाई तज़किया जनाब जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने भी, उनसे भी बात करते हैं। एजाज अवान साहब, भारत का बगल में छुरी मुंह पे राम राम ये पुराना वतीरा है। अब एक तरफ तालिबान के साथ राम राम करते हो यानी कि उनसे मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी जानिब उन्हीं के खिलाफ असलहा भी फराहम कर रहे हैं अफगान हुकूमत को। तो ये जो दोहरा मयार है इसका नुकसान तो जाहिर है अमन अमल को होगा। तो साबित होता है कि अमन अमल को सबूताज करने का जिम्मेदार यहाँ खित्ते में सिर्फ भारत है। जी यकीनन, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन आप देखें हिंदुस्तान ने खोया क्या है। ये जो अमेरिकन विड्रॉल हुआ है, अमेरिका उठाते हुए हिंदुस्तान ने हमारे लिए 4 बड़ी मुश्किलात यहाँ से क्रिएट की थी। नंबर 1, वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर रहे थे। वहाँ पे जो बलोच डिसिडेंट एलिमेंट हैं और तारीख तालिबान पाकिस्तान और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें थी, उनके साथ रवाबित रखते हुए उनके रॉ के ऑपरेटिव जिन 8 कौंसलेट से ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ इनकी तरबियत भी करते थे और इनको बलूचिस्तान और KK में इस्तेमाल करते थे। तो हमारी कैजुअल्टीज थी। फिर हमारे लिए वहाँ पे हमारी कम अज कम 1.5 लाख फौज को इन्होंने टाई डाउन कर दिया पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर 1.5 लाख फौज पाकिस्तान की लगी हुई थी। फिर उन्होंने वहाँ जो बैठ के एक नैरेटिव बनाया कि दहशतगर्दों, ये तालिबान को वो दहशतगर्द कहते थे, और ये एक नैरेटिव बनाया कि जो अमेरिका की मुश्किलात हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान बेस्ड कैंप्स हैं तालिबान के, जहाँ से क्रिएट हो रही हैं। तो ये एक तरफ वो पॉलिटिकल नैरेटिव उनका जो था, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, वो वहाँ से तरबीत पा रहा था। पाकिस्तान के अंदर वो स्ट्राइक कर रहे थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को वो एक पक्का रखना डाल रहे थे। और उससे बढ़ के जो अमेरिकन के लिए उन्होंने एक फिजा पैदा की कि आपकी तमाम तर मुश्किलात जो हैं वो पाकिस्तान क्रिएट कर रहा है। और मैं एक ऐसी मीटिंग का विटनेस हूँ जहाँ जॉन केरी ने कहा था सरताज अजीज साहब को कि अफगानिस्तान में हमारी तमाम तर मुश्किलात की वजह पाकिस्तान है। तो ये नैरेटिव था। अब जब अमेरिका वहां से निकल गया है और वो कवर खत्म हो गया है और तालिबान एक ऑन द राइज हैं, एक कुव्वत की हैसियत से रिकग्नाइज हुए हैं, अमेरिका ने उनसे मुआहदा करके गारंटी मांगी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन मेरे और मेरे एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो अब वहां से इंडिया बेदखल हो गया है अमेरिका के निकलने से, और उनका एक स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है। अब वो चाह क्या रहे हैं? वो चाहते हैं कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो,
اور طالبان جو اینٹی طالبان سٹیٹس کو فورسز ہیں، ایک طرف وہ ان کو اسلحہ پرووائڈ کریں، ان کو انٹیلیجنس پرووائڈ کریں، ان کو گائیڈ کریں اور طالبان کے خلاف لڑا دیں، تاکہ انسٹیبلٹی ان افغانستان ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرتی رہے جو وہ استعمال کر رہے تھے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں کہ دیکھیں ہم نے افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دیا، اور جس شاہراہ کی انتظار میں چائنا بیٹھا تھا، جس شاہراہ کی انتظار میں پاکستان بیٹھا تھا، جہاں سے گوادر اور چائنیز انٹرسٹ نے اور چائنا ایران انٹرسٹ نے جہاں سے فائدہ اٹھانا تھا، ہم نے اس ایریا میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے میں اپنا رول ادا کر دیا ہے۔ تو یہ وہ گریٹر پرپز ہے جس کے لیے وہ اسلحہ لے جا رہے ہیں، صحیح، وہاں اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اینٹی طالبان فورسز کو وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ لانگر لاسٹنگ انسٹیبلٹی کریٹ ہو، اور اس انسٹیبلٹی سے جو چیز جنم لے گی، ایک چائنا کا راستہ رکے گا، ان کی ترقی کے راستے رکیں گے، اور اگر لارج سکیل پہ یہ فساد ہو جاتا ہے تو پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور مزید ریفیوجیز آنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے تو اعجاز احوان صاحب گریٹر ساتھ گیم میں انڈرسٹینڈیبل ہے جو ہندوستان کر رہا ہے۔ ٹھیک، اعجاز احوان صاحب ساتھ ہی رہے گا، ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب یہ کہے گا، جس طرح سے یہ بھی بات کر رہے تھے، ایک تو سبوتاش کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے بھارت وہاں پہ، لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ خطے کا امن جو ہے وہ افغانستان میں امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، ان میں بھی سیاسی اور معاشی عدم استحکام آئے گا اگر افغانستان میں آئے گا، تو پھر اسپوائلر کا کردار بھارت کیوں کر رہا ہے اور مقاصد مزید کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے، اسپوائلر کا رول جو لارجر گیم جو جنرل اعجاز احوان صاحب بتا رہے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ ایک چیز میں اور ریکارڈ پہ لے آؤں کہ جتنے جو C-17 آ رہے ہیں اور اسلحہ وہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں افغان نیشنل آرمی کے نام پہ، وہ مختلف اور وار لارڈز کو بھی دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا افواج پاکستان کے ترجمان میجر بابر افتخار نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بھارت افغانستان میں 66 ٹیرر کیمپس رن کر رہا ہے، جس میں کہ پاکستان کے خلاف بھی کارروائیاں اور دیگر ملکوں کے خلاف بھی کارروائیوں کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی دیکھنے کی چیز ہے کہ جو C-17 میں جو لوگ کہا جا رہا ہے کہ جی ایمبیسی اور کاؤنسلیٹ کا سٹاف ہے، اس کے نام پہ وہ ملٹری